आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। वो मेरे लिए नया सीरीज है, आपके लिए आपके काम की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का समय बढ़ गया है, सब बच्चों को पता है। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम आज से शुरू करने का कोशिश कर रहा हूं, जिसका नाम हमने दिया है यूजी नीट 20 सीरीज, जिसमें मैं प्रत्येक चैप्टर का 20 से 25 क्वेश्चन मात्र आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेरा मानना है कि इस साल नीट में जो भी आपके 90 सवाल बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, तो मैं जितना डिस्कस करूंगा शायद उसी के अंदर और उसी फ्रेम में क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए आपको मेरे साथ लगातार कंटिन्यूअस चलना होगा, क्योंकि आपकी सफलता कंटिन्यूअस चलने पर ही डिपेंड करती है। आइए हम लोग देखते हैं कि एमसीक्यू विथ कंसेप्ट। तो यह एमसीक्यू तो रहेगा, और उस तरह के एमसीक्यू को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप एक चैप्टर से 500, 400, 300 सवाल बना के बैठे हुए हैं, और मैं केवल उस चैप्टर से 10 या 20 सवाल बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वैसे सवाल को बताऊं जहां आपको कंसेप्ट की आवश्यकता हो, और आप कंसेप्ट को जान करके उस सवाल को इजी वे में टेकअप करें। देखिए, सवाल तो आप टेकअप करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर आपको लिमिटेड समय के अंदर एक सवाल को कंप्लीट करना होता है। इस कैसे करेंगे? बच्चे कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आती है। क्यों नेगेटिव होता है? इसलिए कि उसकी कंसेप्ट मेरे पास नहीं है। और मेरा दावा है कि ऑल ओवर इंडिया आप लोग आजकल ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, सबके क्वेश्चनायर को देख रहे हैं, और मेरा एक प्रयास है इस क्वेश्चनायर को भी देखें कि आपसे एक सवाल नहीं छूटेगा। क्योंकि आपको याद रखना है कि 40 सेकंड के अंदर आपको बायोलॉजी का एक सवाल बनाना होता है, और विदाउट एनी हेजिटेशन एंड एनी कंफ्यूजन। तो चलिए आज हम लोग आते हैं कहां? 12 में पहला यूनिट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में दो चैप्टर, पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को मैंने टेकअप किया है। क्योंकि आप जान रहे होंगे कि इस दोनों चैप्टर का वीडियो मैंने आपके पास प्रस्तुत किया है। उस लेक्चर में आपने सारी बातें देखी हैं। इसके बाद आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, बहुत सारे सवाल बनाया होगा। हो सकता है कि मैं जिन 20 सवाल या 25 सवाल को डिस्कस करूं, उसमें से आपको सारे के सारे सवाल आते हो, या 2-4 सवाल नहीं आते हो। ये सवालों का जो मैंने संग्रह लिया है, इसके 5 पैरामीटर हैं। पहला कि जो बच्चे कंटिन्यूअस हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो जो सवाल हमसे पूछा, उन सवालों को मैंने यहां समझाने की कोशिश किया है। दूसरा कि वे सवाल जो इंपॉर्टेंट है, जहां आप कंफ्यूज कर सकते हैं या प्रायः बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उस पैरामीटर को लिया है। और तीसरा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछा जा सकता है। और चौथा, जो मोस्ट फोकसिंग चीज है, जहां आप फोकस करते हो। और पांचवा, जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट के अंतर्गत है। क्योंकि मेरा कहना होता है, आप जानते होंगे कि आप मिनिमम कम से कम एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी बायोलॉजी की अंतिम पुस्तक नहीं होती, पहली पुस्तक होती है। और आप हमसे पूछते कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा? हां, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, यह तो हमसे आपको सीखना होगा। आइए, अब आप देख रहे हैं 1 नंबर सवाल को। क्या है? द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। पहला ऑप्शन है इंडोस्पर्म,
दूसरा है कॉटिलिडॉन, तीसरा इंडोकार्प और चौथा है हार्मोन। मैं भी जानता हूं कि हार्मोन नहीं होगा, इंडोकार्प नहीं होगा। दो ऑप्शन है, इंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन। क्या ये बात मेरी आप समझ रहे हैं कि द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर बदलता जाएगा, लेकिन यहां जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है उसमें आप ये जानते हैं कि कॉटिलिडॉन्स का निर्माण यानी एम्ब्रियो का पार्ट है कॉटिलिडॉन्स, एम्ब्रियो का भी निर्माण डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कहते किसे डबल फर्टिलाइजेशन? हमने बार बार कहा था कि डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन। तो पहला फर्टिलाइजेशन क्या है? वो शेड्यूल्ड फर्टिलाइजेशन है, जिसे सिनगैमी या एम्फीमिक्सिस के नाम से जानते हैं। और सेकंड डबल, दोबारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्यों होता है? इंडोस्पर्म बनाने के लिए। अब ये मैं नहीं जानता कि इसका आंसर क्या है, शायद आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ, कि मेल गैमेट का निर्माण एंजियोस्पर्म में किसके डिवीजन के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोर, दूसरा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तीसरा है जनरेटिव सेल, चौथा है वेजिटेटिव सेल। अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं हो तो क्या माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट का निर्माण नहीं होता है? होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेल गैमेट का निर्माण नहीं होता है? होता है। लेकिन यहां मेरा आंसर क्या होना चाहिए? जेनरेटिव सेल। क्यों होना चाहिए? देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर, इस एंथर से माइक्रोस्पोर मदर सेल निकला, माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ और ये डिवीजन क्या है? मियोसिस, मियोटिक, माइटोटिक डिवीजन नहीं, मियोटिक। कई बार मैंने कहा है, आज भी मैं बोल रहा हूं। और इससे ये क्या बना? यहां पोलन टेट्राड बना, इसका एक पोलन टेट्राड का एक सेल माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। अब ये माइक्रोस्पोर के अंदर जब माइटोटिक, मियोटिक नहीं, मियोटिक यहां हुआ, अब यहां माइटोटिक डिवीजन जब शुरू हुआ तो ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 भाग में बट गया। एक बना जनरेटिव सेल और दूसरा बना ट्यूब सेल। अब यह जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल से तो ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण होगा, लेकिन आपका जनरेटिव सेल 2 भाग में पुनः बटेगा, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। और इस प्रकार बटने से क्या हुआ? स्पर्म का यानी मेल गैमेट का निर्माण हुआ। अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आया था और टेलीग्राम पर भी आया था। वो क्वेश्चन क्या था? बच्चा भेजा था, बच्चा समझ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या था, मैंने समझाया। तो आपने देखा कि क्या हुआ? एक बार मियोटिक डिवीजन हुआ और 2 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ, तब जाकर के मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ। लेकिन सवाल क्या है यहां? मेल गैमेट, तो मेल गैमेट का निर्माण किसके डिवीजन से हो रहा है? जनरेटिव सेल। बाकी बात तो आप समझ रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व fertilization of the egg by 2 male gamete, fertilization of the 2 egg in the same embryo sac by 2 sperm brought by 1 pollen tube. The third option, the fertilization of the egg and the central cell, fertilization of the egg and the central cell by 2 sperm brought by the same pollen tube. आया याद कि सेम पोलन ट्यूब से, यही देखिए उस फिगर में, देखिए आपके हिंट के लिए फिगर है, ये दोनों हैं। तो ये क्या करेगा? एक यहां पर देखिए कि ये छोटा सा ये फिगर को अगर इसको हम इनलार्ज करें तो यहां आप बात देख लेंगे या आप जानते भी होंगे कि यहां से 2 गैमेट जब पास करेंगे तो एक सिनर्जिड सेल को तोड़ता हुआ एक के साथ
फर्टिलाइजेशन करेगा और दूसरा सेंट्रल सेल से करेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? तीसरा। आप यहां देख रहे होंगे कि सारे के सारे आंसर एक झलक में सीधे सही दिख रहे हैं। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नीट में हमेशा अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो देख लेंगे, किसी भी एक क्वेश्चन के 4 आंसर में 2 आंसर सिमिलर होते हैं हमेशा। मेरे कहने पर मत जाइए, आप खुद देखें और फिर तब मुझसे डिस्कस करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कोशिश किया 3 सवाल बताने का। अब चौथा सवाल मेरा, द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप आफ्टर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इनटू, कि मेगास्पोर से बात कर रहा हूं कि फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप आफ्टर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इनटू, किस में बदलता है? एम्ब्रियो में? नो। किस में बदलता है? ओव्यूल में? नहीं। किस में बदलता है? जाइगोट में? नहीं। किस में बदलता है? एम्ब्रियो सैक में। कहां बदलता है? एम्ब्रियो सैक में। आइए देखिए एम्ब्रियो सैक। आप ये देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो सैक है, जिसका नाम क्या होता है? मेगा गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में यह काम कैसे होता है, इसको मैं एक जीआईएफ के द्वारा आपको दिखा रहा हूं। आप देखें आराम से। समझ गए होंगे या समझाऊं मैं? अच्छा, एक बार समझा देता हूं। पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन। पहले डिवीजन से 2 सेल, दूसरे डिवीजन से 4 सेल, तीसरे डिवीजन से 8 सेल। पांचवें सवाल पर ध्यान दें। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक at maturity 8 nucleated and single celled, 4 celled, 7 celled, 8 celled। बहुत आसान सवाल है, सीक्वेंस में समझा भी दिया। कितने सेल होंगे? 7 सेल्ड, क्योंकि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को कई बार हमने बोला है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इतने आसान आसान सवाल रहते हैं, इतने छोटे छोटे सवाल रहते हैं। हाँ, कुछ कठिन भी रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी सवाल आसान रहते हैं, लेकिन ट्रिकी रहते हैं। थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक से नेगेटिव हो जाता है। इन फ्लावरिंग प्लांट ए मैच्योर गैमेटोफाइट इज ड्राइव फ्रॉम ए पोलन मदर सेल बाय 2 माइटोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन, a single meiotic division, 1 meiotic and 2 mitotic division। बात समझ रहे होंगे? तो क्या आंसर होगा? किससे पूछ रहा है? पोलन मदर सेल से पूछ रहा है। किसको बनना है? मैच्योर गैमेटोफाइट। तो पोलन मदर सेल से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो क्या होगा? 1 बार मियोसिस, 2 बार माइटोसिस। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 1 meiotic and 2 mitotic division। देखिए, आपको हेल्प करने के लिए, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक माइक्रोस्पोर के अंदर जब पहले बार माइटोसिस हुआ, 2 सेल में बट गया, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल में, तो ये क्या बन गया? मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद ये शेड करेगा, एंथर से बाहर जाएगा, पॉलिनेशन के द्वारा एस्टिग्मा पर पहुंचेगा, एस्टिग्मा पर फर्दर इसका जर्मिनेशन होगा। अब पुनः जनरेटिव सेल क्या करेगा? 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो एक डिवीजन यहां हुआ और एक डिवीजन यहां हुआ, सॉरी, एक डिवीजन यहां हुआ और एक डिवीजन यहां हुआ। 2 ये माइटोटिक हो गया और यहां एक मियोसिस हुआ। क्लियर हो गया?
जिसका ये सवाल है वो समझ रहा होगा, इसलिए हमने इस फिगर को लिया है। आपको बातें मेरी समझ में आई होगी। आपने नोट्स अपना दिखाया था, नोट्स में नीचे पॉइंट लिखा हुआ था और आपने अंडरलाइन करके पूछा था कि सर इसका मतलब क्या होता है। क्लियर? अब वे कौन लोग नोट्स लिखे थे, कहां से आपने नोट्स बनाया था, ये आप समझ रहे हैं। अब दूसरे तरफ, अभी तो हमने मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, एम्ब्रियोसैक, मेल गैमिटोफाइट, डबल फर्टिलाइजेशन इत्यादि चीजों पर आपको ब्रश किया, आपको याद दिलाया। अब आए, अब दूसरे तरफ लेके चल रहा हूं। ए प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट एंडोस्पर्म विल बी, समझ रहे हैं बात को, कि प्लांट के माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, यानी 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए प्लांट इज 24 एंड यू मस्ट बी कीप इन योर माइंड endosperm in angiosperm is always triploid. That's why obviously their number of chromosome in endosperm is 36. Am I right? सिंपल सवाल है। फिर से एक बार सुन लें, क्योंकि इंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है नॉर्मली। अगर डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी है तो, अगर पेरेंट बॉडी की पोलवाइटी घटती है बढ़ती है तो फिर अलग बात है। तो यहां 24 क्रोमोसोम माइक्रोस्पोर मदर सेल में है, तो उसका 2n नंबर क्या हुआ 24, और इंडोस्पर्म क्या होगा 3n होगा, ट्रिप्लोइड होगा, आप भी जानते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 36। एंडोस्पर्म इज द फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय, सिंपल सवाल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। और भी ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शन सही है, ओवम एंड मेल गैमेट, 1 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 मेल गैमेट, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। याद होगा आपके वीडियो में मैंने इसका GIF भी दिया था, फिर से आप एक बार देख लेंगे। याद रखें कि जब भी क्वेश्चन बनाए और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को देखें, क्योंकि जो वीडियो हमने प्रस्तुत किया है वो मैंने कोई बोर्ड पर नहीं प्रस्तुत किया है कि मैं क्या बोल रहा हूं केवल मुंह से बोल रहा हूं, और सबका राइटिंग दिया है कि बच्चे को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं हो, अलग से PDF देखने की जरूरत नहीं हो। वैसे भी जितना भी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का लेक्चर हमने भेजा है सब में PDF लगा हुआ है, सबका लिंक है। आप जब भी मन करे उसके लिंक के नीचे जाएंगे, सब टाइटल में जाएंगे, वहां PDF का लिंक दिया हुआ है, बटन दाबेंगे PDF आ जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ देयर आर 4 सेल इन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, कि अगर एंथर में 4 सेल हैं तो पोलन ग्रेन वो एंथर कितना मैक्सिमम बनाएगा। सिंपल सा सवाल है। अगर एक सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल है, तो उससे 4 बनेगा, इसलिए 4 टू से 16 बनेगा। आप पूछेंगे बड़ा आसान सवाल नहीं दिए, लेकिन एक फैमिली है प्रीमुलेशी जिसमें एक पोलन मदर सेल से एक ही पोलन ग्रेन बनता है, लेकिन सामान्यतः 4 बनता है। तो ये याद दिलाने के लिए हमने ऐसा सवाल दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा 16। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज आर्कियोस्पोरियम, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक। क्या सही है? नहीं। आर्कियोस्पोरियम, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर, एम्ब्रियो सैक नहीं। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम का नाम ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा?
मेगा, पहला ऑप्शन क्या है, फिर से एक बार देख लें। आर्किस्पोरियम, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, इम्ब्रियोसाइक। क्या गलत हो गया कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है, ना कि मेगास्पोर से मेगास्पोरेंजियम बनता है। यह आर्किस्पोरियम, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर, इम्ब्रियोसाइक। तो मेगास्पोरेंजियम क्या हुआ, ओव्यूल हुआ। ओव्यूल का निर्माण किससे होता है, जिस सेल से होता है, इनिशियल सेल से, उसका नाम है आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियल इनिशियल। और वो क्या बनाएगा, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल, और ओव्यूल क्या बनाएगा, मेगास्पोर, और मेगास्पोर क्या बनाएगा, इम्ब्रियोसाइक, फीमेल गामेटोफाइट। तो तीसरा ऑप्शन मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर, तो मेगास्पोर के अंदर आर्किस्पोरियम तो नहीं बनेगा, इसलिए यह गलत है। आर्किस्पोरियम से मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर और इम्ब्रियोसाइक, यह भी सही है। लेकिन यहां क्या है कि मेगास्पोरेंजियम नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक्यूरेट आंसर क्या है, सेकेंड। अब कुछ दूसरे लेवल के सेल को देखिए, अब कुछ दूसरे तरह के प्रश्न को देखिए। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, कि कितना, तो ये जानते हैं, वहां पर सवाल था कि 4 सेल हैं तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो 4 चौका 16, प्रत्येक से 4 बना, तो 1000 माइक्रोस्पोर है तो कितने सेल चाहिए, 250, 250। Which of the following represent the female gametophyte in angiosperm? एम्ब्रियोसाइक। वेरी सिंपल, ये पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने डाला है। In a breeding experiment, the selected male parent is diploid and female parent is tetraploid. What will be the ploidy level of the endosperm that will develop after double fertilization? सवाल को आपने समझा, ध्यान से समझिए। कहता है कि एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, एक ब्रीडिंग प्रोग्राम में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने जो प्लांट सेलेक्ट किया, तो फीमेल प्लांट टेट्राप्लोइड है और मेल प्लांट डिप्लोइड है, तो बिल्कुल है। तो मेल प्लांट डिप्लोइड है तो मेल गैमेट क्या बनेगा, हैप्लोइड। लेकिन अगर फीमेल प्लांट टेट्राप्लोइड है तो एक बनेगा डिप्लोइड, इसलिए पोलर न्यूक्लियाई प्रत्येक होगा डिप्लोइड। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई डिप्लोइड है जो आपस में फ्यूज करेंगे तो टेट्राप्लोइड, और एक मेल गैमेट जाएगा जो हैप्लोइड है, तो अल्टीमेटली इंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, पेंटाप्लोइड। क्या, तो कब पेंटाप्लोइड होगा और कब ट्रिप्लोइड होगा, दोनों के साथ नहीं आना। क्या फिर से समझाएं, एक बार फिर समझ लीजिए। कहता है कि अगर मेल है डिप्लोइड तो उससे मेल गैमेट हैप्लोइड आएगा, लेकिन फीमेल है टेट्राप्लोइड तो उससे एग या पोलर न्यूक्लियाई या सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल सब के सब क्या होंगे, डिप्लोइड होंगे। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से क्या होता है, पेन का निर्माण होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई तो 2n + 2n = 4n हो गए, और उसमें एक मेल गैमेट मिलेगा जो n है, तो 5n पेंटाप्लोइड। तो इंडोस्पर्मिक सेल, इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई क्या होंगे, 5n होंगे। पेंटाप्लोइड, ये आंसर होगा डी। The development of fruit without fertilization of the ovary is called पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस नहीं, पार्थेनोकार्पी। लास्ट ईयर नीट इस तरह के क्वेश्चन को पूछा,
पार्थेनोकार्पी, क्योंकि यहां फ्रूट के बारे में पूछ रहा है। अगर सीड के बारे में पूछता तो पार्थेनोजेनेसिस या एगैमोस्पोरी या एपोमेक्सिस, जैसा कि आपने जाना है, एक अलग से ही वीडियो हमने दिया था एपोमेक्सिस पर। इसी बातों को जानने के लिए बातों को ध्यान से देखा जाए। When the pollen grain of flower is transferred to the stigma of another flower on the same plant, the process is known as, मालूम होगा कि बतावें, जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी, जिटिनोगैमी कौन सा प्रोसेस है कि मैकेनिज्म उसकी होगी क्रॉस पॉलिनेशन की, फिजियोलॉजी होगी क्रॉस पॉलिनेशन की, और जेनेटिक्स होगी सेल्फ पॉलिनेशन। जिटिनोगैमी। अगला सवाल पर ध्यान दें। द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड इन पी प्लांट, कि 400 सीड पैदा करने हैं मटर के पौधे में, तो कितनी बार मियोसिस होगा? कितनी बार होगा? बोलिए। 500 बार। कैसे होगा? हाँ, आपने फॉर्मूला रटा होगा, या हम भी बोल देते हैं फॉर्मूला कि n प्लस n बाई 4, वेयर n इज द नंबर ऑफ सीड। लेकिन समझ लो कैसे होगा। जब सीड का, एक सीड के निर्माण करने के लिए तुम जान रहे हो कि एक बार एम्फीमिक्सिस होगा या सिनगैमी होगा, और एक सिनगैमी के लिए एक एग और एक मेल गैमिट की जरूरत होगी, और एक मेल गैमिट बनाने के लिए जो 2 मेल गैमिट, जिसमें एक यहां भाग लेगा, एक डबल फर्टिलाइजेशन में यानी ट्रिपल फ्यूजन में भाग लेगा, तो इसको बनाने के लिए तुम जानते हो कि एक बार मियोसिस अगर मेगास्पोर मदर सेल में होगा तो 4 पोलन ग्रेन बनेगा, उससे 4 वैसे मेल गैमिट बनेंगे जो सीड का निर्माण करेंगे। लेकिन 4 एग के बनने के लिए 4 बार मियोसिस होना होगा, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है कि मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर बनता है और 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। तो एक बार मियोसिस से मेगास्पोर मदर सेल में अगर एक बार मियोसिस होगा तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, और एक फंक्शनल मेगास्पोर एक ही ओवम या एग बनाएगा। तो आया, तो 400 सीड के लिए 400 बार मियोसिस फीमेल पेरेंट में होगा, और 100 बार, क्योंकि 1 से 4 बार बनता है, तो 100 बार मियोसिस मेल पेरेंट में होगा। तो 400 प्लस 100 500। तो इसीलिए हमने एक फॉर्मूला छोटा सा दिया कि n प्लस n अपॉन 4, वेयर n इज द नंबर ऑफ सीड। तो सीड का नंबर 400 है, तो 400 प्लस 400 अपॉन 4, दैट्स द 500। अगला सवाल। ए डाइकोटिलेडनस प्लांट bear flower but never produce fruit and seed. The most probable cause of the above situation is plant is dioecious and bear only pistillate flower. Plant is dioecious and bear both pistillate and staminate flower. Plant is monoecious. Plant is dioecious and bear only staminate flower. कहता है कि एक डाइकोटिलेडनस प्लांट जिसमें फ्लावर बनते हैं लेकिन सीड और फ्रूट नहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो क्यों नहीं सीड और फ्रूट प्रोड्यूस होगा और फ्लावर बनेगा? तो कहता है कि प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। अगर इसे मान लिया जाए तो क्या पिस्टिलेट फ्लावर पार्थेनोकार्पी के द्वारा फ्रूट नहीं बनाएगा? तो ये कह रहा है फ्रूट एंड सीड दोनों नहीं बनेगा। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड एस्टामिनेट फ्लावर, तो क्या नहीं होगा। प्लांट इज मोनोसियस, तो प्लांट अगर मोनोसियस है, एक ही शरीर में दोनों है, तो फिर क्यों नहीं होगा। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली एस्टामिनेट फ्लावर। इसके बारे में क्या कहना है? ताड़ का पेड़ तो लोग देखा है क्या? देखना,
दो तरह के ताड़ के पेड़ होते हैं, एक में फल लगता है, दूसरे में फल नहीं लगता है, लेकिन फूल लगता है उसमें। लंबा लंबा डंडे की तरह फूल लगे रहते हैं, उसको काट करके लोग ताड़े निकालते हैं उससे। तो देखा आपने, चाहे पपीता का पेड़, मेल पपीता वो है जिसमें फ्रूट नहीं होगा, और फीमेल पपीता वो है जिसमें फ्रूट होगा। बातें हमारी समझे। तो ये एग्जाम्पलर का सवाल था, मुझे अच्छा लगा था, इसलिए हमने चाहा कि आप लोगों को। ऑटोगैमी कैन ऑकर इन ए चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस भी याद है, चेस्मोगैमी भी याद है, ऑटोगैमी। कहता है कि ऑटोगैमी कैन ऑकर इन ए चेस्मोगैमस फ्लावर इफ पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ovule. No, ovule mature before maturity of pollen. Both pollen and ovule mature simultaneously. Then such condition will be feasible. कब? जब पोलन और ओव्यूल दोनों साथ साथ मैच्योर हो तो ऑटोगैमी होगा। बोथ एंथर एंड एस्टिग्मा आर इक्वल इन लेंथ। नहीं, ये भी सही है, नहीं तो हेटेरोस्टाइल ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये कंडीशन सबसे सुटेबल है, क्योंकि दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तो ऑटोगैमी होगा। किसमें? चेस्मोगैमस फ्लावर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज exhibit autogamy. Chesmogamous flower always exhibit geitonogamy. Clistogamous flower exhibit both autogamy and geitonogamy. Chesmogamous flower never exhibit autogamy. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? Clistogamous flower always exhibit autogamy. बातें हमारी समझ में आ रही है। क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं। अब आप लोग मिला के देखिएंगे लास्ट ईयर का क्वेश्चन, 2-4 साल आप बनाए हुए हैं क्वेश्चन कि किस तरह के आपने क्वेश्चन बनाया था और इस तरह क्वेश्चन उसमें है या नहीं। फ्रॉम एमॉन्ग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीटिनोगैमी। के नीचे जो सिचुएशन है वो कौन सा सिचुएशन है जिसमें ऑटोगैमी और जीटिनोगैमी दोनों प्रिवेंट होगा, केवल जेनोगैमी या एलोगैमी होगा। मोनोसियस प्लांट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर, मोनोसियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। डायोसियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सोचा आपने? सोचने का समय दें, आप सोच लें, देख ले इस सवाल को, क्योंकि सारी बातें हमने डिस्कस किया और अब यह इसको हम यहां डिस्कस करें तो फिर अच्छा नहीं लगता। आप अपने डिस्कस करके देखें, आप समझें, इसे बनाएं, नहीं तो फिर सक्सेसिव सीरीज अगले वीडियो में मैं इसको बोलूंगा, तब तक आप बना के देख लें या व्हाट्सएप पर हमको आंसर दें। In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structure are. ये भी मुझे नहीं बोलना है, लेकिन 4 ऑप्शन में पढ़ देता हूं। सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। सिनर्जिड, एंटीपोडल एंड पोलर न्यूक्लियस। एंटीपोडल, सिनर्जिड एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई एंड जाइगोट। क्या पूछना है? हैप्लॉइड। सब में पहले हैप्लॉइड, सब में सिनर्जिड 2 में है, 3 में सिनर्जिड है, 1 में एंटीपोडल है। और आप जानते हैं कि सिनर्जिड एंटीपोडल दोनों सेल हैप्लॉइड होते हैं। फिर है डिप्लॉइड, तो यहां जाइगोट है, यहां एंटीपोडल है, तो ये हैप्लॉइड। सिनर्जिड हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड। तो खैर बन गया, नहीं तो बाकी आप लोग बनाएंगे अपने से।
In a embryo sac, the cell that degenerate after fertilization are, सिंपल है, आप जानते भी हैं सिनर्जिड एंड एंटीपोडल, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ लें। सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एंटीपोडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एग एंड एंटीपोडल सेल। Which of the following floral parts form the pericarp after fertilization? कि पेरिकार्प का निर्माण किससे होता है? तो मेरे अनुसार तो भाई ओवेरियन वॉल होना चाहिए, आपके अनुसार। लेकिन ये चारों ऑप्शन जो है इसको जान लें आप। अगर न्यूसिलस फर्टिलाइजेशन के बाद रह गया तो क्या बनाता है? पेरिस्पर्म। आउटर इंटेगमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? टेक्स्टा। आउटर सीड कोट टेस्टा। ओवेरियन वॉल क्या बनाता है? पेरिकार्प। इनर इंटेगमेंट क्या बनाता है? टेगमेंट। तो आपका मैंने समय लिया, आपको मैंने ये अपने तरफ से नया प्रयास किया, आपको क्वेश्चनर के द्वारा इंटरेक्ट करने का। मैंने कुछ बच्चों को व्हाट्सएप पर कहा भी था, उन लोगों ने कहा था कि कुछ वैसा करिए, तो आपको दिमाग में रखते हुए मैंने इस तरह का काम किया। ये थोड़े से सवाल मैं लेके आया था क्योंकि समय की बाध्यता है बेटा, और इस लिमिटेड समय में वीडियो में ऑनलाइन में मैं कितना सवाल डिस्कस कर सकता हूं। मैंने कुछ प्रोबेबल 25 सवाल आपको दिया। अब इस 25 सवाल के आधार पर आप 200 सवाल बनाएं, 300 सवाल बनाएं इस दोनों चैप्टर के अंदर, और भी जो इंपॉर्टेंस आपको लगता है वो हमसे आप पूछें, फीडबैक दें। आप जो भी सवाल हमसे पूछेंगे मैं वादा करता हूं कि मैं उन सारे सवाल को आपके सामने फिर लेके आऊंगा। आप लोग जो लोग ये देख रहे हैं कि सर अपने तरफ से नहीं, ये 25 सवाल वैसे सवाल हैं जो हमारे विद्यार्थी, जो लड़के लड़की हमसे रेगुलर कांटेक्ट में हैं, रोज पूछते रहते हैं, उनमें से जिन लोगों का जो डाउट था उसको मैं एक जगह करके आप सबको दिखाया कि अगर, क्योंकि सारे बच्चे एक ही जैसा सोचते हैं, अगर एक लड़का को डाउट है तो हो सकता है कि वो सबको डाउट हो, क्योंकि बच्चे तो एक ही तरह के हैं, सबका एक तरह का दिमाग है। इस स्थिति को लेकर के हमने ये कलेक्शन किया था। हो सकता है कि हमसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हों जहां आप फोकस दिलाना चाहते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक व्हाट्सएप पर लिखिए, अपना सवाल लिख दीजिए, आंसर निश्चित तौर से जाएगा। मैं ये भी सब लोग जानते होंगे कि जो लोग भी व्हाट्सएप पर लिखते हैं सवाल, हाँ किसी का तुरंत मैं जवाब दे देता हूं, कभी नहीं देख पाता हूं तो 1 घंटा आधा घंटा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 1 आध घंटे के अंदर जवाब आपके पास रहेगा, और आप मेहनत करिए, मन लगा के मेहनत करिए। इसके बाद अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं 2 तरह की वीडियो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार दूं। 12 वाले बच्चों के लिए तो किधर से भी दूंगा, तो उनको पढ़ना है और वो पढ़ेंगे, मैं जानता हूं। और जो लोग टारगेट के हैं, जो लोग अभी इस साल एग्जामिनेशन देने के लिए प्रिपेयर हैं, एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं नीट को, उनको दिमाग में मैं रख करके मैं एक काम कर रहा हूं। मैं इकोलॉजी का एक सीरीज ला रहा हूं। इकोलॉजी में मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 लेक्चर के बीच मैं इकोलॉजी को समेटूं, क्योंकि आप जानते हैं 8 से 10 सवाल इकोलॉजी से आता है। और जिस तरह आपने लॉकडाउन में ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो को वॉच किया, वैसे हमने भी देखा। तो इंडिया लेवल पर अक्रॉस द कंट्री हमने ये देखा कि इकोलॉजी पर वीडियो बनाने वाले बहुत नागण्य हैं, या लोगों ने बनाया भी है तो आपके सामने है। तो हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है और 10 सवाल उसको प्लस कर सकता है। तो इस लिमिटेड में मैं उस 10 सवाल को भरपूर कोशिश करूंगा देने का, और साथ में इवोल्यूशन भी, वो भी मुझे याद है। मेरा इकोलॉजी कहने का मतलब ही हुआ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।